जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, कमेंट पे थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। चलिए आगे, आज थोड़ा सा जल्द ही हम मतलब आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा आज थके हुए भी है। पूरा का पूरा जो है, हम भी मतलब आंदोलन में ही थे, तो थोड़ा जल्दी से हम स्पीड से खींचते हैं। थोड़ा कमेंट पे हम थोड़ा कम ध्यान देंगे, कमेंट को अब इग्नोर करेंगे। बच्चे बोला गया ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। आप समझने के प्रयास करेंगे। सबसे छोटा अभाज्य 2 होता है, जो कि ये सम होता है, और सबसे छोटा अभाज्य अगर विषम में होगा तो ये 3 होगा। ये भी ध्यान रखना है, 2 से ही आवाज स्टार्ट होता है। लेकिन ए जो है, ए हमारी वो संख्या है, ये एक कैसी संख्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक गुणनखंड 2 है। मान लीजिए एक गुणनखंड 2 है और कोई संख्या होगा, मानो पहली संख्या 2m है, दूसरी संख्या क्या है तो ये b है। तो b का एक छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो मानिए 5n होगा। बोला जाता है a प्लस बी को जोड़ो और ये क्या होगा, तो 2m प्लस में 5n। तो देखोगे ये अगर 2 से किसी संख्या में गुना हो जाएगा तो ये संख्या सम होता है, और 5 से किसी संख्या में अगर गुना हो जाएगा तो 5 से गुना अगर हो रहा है और ये संख्या बोला गया है क्या है कि वह संख्या, आप समझने के प्रयास करेंगे, ये तो सम हो गया लेकिन ये विषम ही होगा। क्यों? क्योंकि इस b का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 है। तो अगर एक संख्या अभाज्य में 5 है तो दूसरा संख्या हमारा क्या होगा, आप ये भी समझिए, ये भी हमारा क्या है, ये विषम है। तो एक बात बताओ, सम प्लस में विषम अगर करोगे तो मेरी पूरी पूरी गारंटी है ये विषम ही आएगा। सम प्लस विषम, कोई संख्या सम लो, 2 + 3 करो, विषम ही आएगा। किसी भी कंडीशन में क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो विषम में बोला गया है कि a प्लस बी कीजिए आप, उसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे छोटा अभाज्य। देखो अगर जोड़ने पे अगर सम संख्या आता और सबसे छोटा अभाज्य पूछता तो सबसे छोटा अभाज्य यही होता है सम में। लेकिन विषम में अब क्या होगा, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, क्योंकि सम में सबसे छोटा तो दिया गया है 2 होता है, लेकिन विषम में नहीं है। एनसीईआरटी का मंडे से अमरजीत सर 10 PM में क्लास लेंगे। अच्छा, 10 PM में क्लास लेंगे, कौन मतलब कहां पे लेंगे बच्चे, इसी चैनल पे लेंगे क्या? तो सर जी एक बात आप मुझे बताइएगा, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ना 3 मारेंगे ना 5 मारेंगे, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ई होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ई होगा। आंसर क्या होगा, ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है तो बताओगे। बोला गया है इशिता एक अखबार n मिनट में पढ़ सकती है, एक अखबार n मिनट में वो पढ़ सकते हैं, 7 मिनट में अखबार का कितना भाग पढ़ेगी? तो बोला गया एक अखबार पढ़ने के लिए उसे n मिनट की जरूरत पड़ता है, n मिनट में एक अखबार, तो 1 मिनट में 1/n 1/n भाग पढ़ सकते हैं। लेकिन 7 मिनट अगर दोगे तो 1/n गुना 7 हो जाएगा, मतलब 7/n भाग पढ़ सकती हैं। आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा, ए। चलिए आगे आइए बच्चे, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। अब इस क्वेश्चन में बताएंगे आप a² - b² लगा दीजिए। क्या होता है बच्चे, a + b × a - b होता है। साथियों इसमें लगाएंगे तो एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार ये सबको जोड़ोगे तो ये x² प्लस में m² माइनस में z² प्लस में x² माइनस में m² प्लस में z², ये होगा। तो a + b हो गया इंटू a - b, x² प्लस में m² माइनस में z² माइनस, अब b की मान इसका प्रयोग करो तो -x², ई माइनस जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, m² माइनस में z², ये हो गया। साथियों एक बात आप मुझे बताइएगा,
अब जो कटता है वो काट दीजिए, माइनस जेड प्लस जेड कट जाएगा, माइनस एम प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर 2x² हो गया इस और इसमें क्या होगा, तो सर जी आप देख रहे हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर ये कट गया, एम स्क्वायर 2 गो होगा, माइनस जेड स्क्वायर 2 बार होगा, तो यहाँ भी 2 बार है तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये एम स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4x² बराबर में एम स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4x² एम स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बउआ प्लीज 10 PM तक कंप्लीट करा दें, कैसे संभव होगा आप ही बताइए, कैसे कैसे 10 PM तक हम कंप्लीट करा देंगे, आप ही समझिए तो इस बात को। यदि 4 अलग अलग संख्या का आप बोलो तो 8:30 बजे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो यदि 4 अलग अलग संख्या का लघुत्तम समावर्तक 270 है, प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्तक दिया गया 9 है, तो चारों संख्या का गुणनफल बताइए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखेंगे, अगर यहां से देखा जाए अगर महत्तम दिया जाए तो पहली संख्या आप मुझे बताएंगे कि जो HCF होता अगर संख्या मानेंगे तो HCF का होना अति आवश्यक है। जो हम नंबर मानेंगे, जो नंबर मानेंगे उस नंबर में पहली संख्या होगा 9A, उसमें HCF का होना जरूरी है। दूसरी संख्या 9B, तीसरी संख्या 9C, चौथी संख्या 9D हुआ, ये 4 संख्या होगा। चारों संख्या की अगर एलसीएम की बात करें हम तो ये 9 सब में है, कॉमन हो जाएगा, बाकी बाद ए बी सी डी और ए बी सी डी यह अभाज्य होता है, इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा ए बी सी डी में, इसलिए आपस में गुना हो जाता है। 9 तो सब जगह तक कॉमन, यही एलसीएम है, और एलसीएम है कितना 270। इससे काटेंगे तो 9 तिया 70, ये 3 हो जाएगा, 9 तिया 27, तो ए बी सी डी की मान आ गया 30। 4 संख्या ऐसा ढूंढिए गुना करने पे 30 हो जाए, कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, अभाज्य हो, तो अपने मन से ढूंढना है 1 गुना 2 गुना 3 गुना में 5, क्योंकि 4 लेंगे तो कॉमन हो जाएगा, तो सर जी 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 आ गया। सर जी एक की मान, अगर ए की मान 1, बी की मान 2, सी की मान 3 और डी की मान 5 रखेंगे 30 हो जा रहा है। तो मतलब पहली संख्या हमारा हो गया, ए की मान 1 रखोगे तो 9 होगा, दूसरी संख्या बी की मान 2 रखोगे तो ये 9 होगा, 9 दूनी 18 होगा, ये 9 तिया 27 होगा, 9 पचे 45 होगा। मेरे प्यारे बच्चों सबको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, जीरो तो होगा ही होगा, उसके बाद 45 दूनी 90, ये 9 हो जाएगा, ये 9 नमा 81, ठीक है, 9 फिर 9 नमा 81, 9 9 7 63, 3 इकाई अंक 3 आ रहा, मतलब 19 6 8 3 0, तीनों संख्या को बोला गया गुना करने पे, तो इस सबको अगर गुना करोगे सबको, मतलब 9 गुना 18 गुना 27 गुना 45, ये तो हम ऐसे ही लिखे हैं, करोगे तो टोटल आ जाएगा, आपका आंसर आएगा ये बी आएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है? अच्छा, रोटी बनाने के चक्कर में 4 क्वेश्चन पीछे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला गया रेखिक समीकरण में y की मान 0 लेना है, तो y इक्वल टू 0 का समीकरण कैसा होगा, y -5 का समीकरण कैसा होगा, ये x y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये मूल बिंदु हो गया 0 0, यहाँ पे y भी 0 होगा और x भी 0 होगा, तो आप देखेंगे यही y बराबर में 0, तो यही जो समीकरण है, यही जो रेखा है, ये y इक्वल टू 0 होगा, और -5 तो यहीं पे -5 होगा, यहां से एक रेखा खींचेंगे, यही रेखा -5 होगा, ये y इक्वल टू -5 का रेखा समीकरण लाइन है, y इक्वल टू -5 का लाइन है, ये y एक्सिस ऐसे खिंचाएगा, x एक्सिस अगर लोगे तो ऐसे खींचेंगे, ठीक है।
तो सर जी आप मुझे बताओगे, बोला जाता इसका समीकरण क्या होगा, ये दोनों लाइन का रेखा का। सर एक हल होगा, दो हल होगा या अनंत हल होगा, ये दोनों कहीं कटेगा ही नहीं, दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दोनों का डिस्टेंस 5 है, सभी जगह 5 रहेगा। तो जब 5 डिस्टेंस होगा तो इसका पैरेलल लाइन होगा। जब दो पैरेलल लाइन होता है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन ना होता है, नो सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे को ऐसे कट करता तो एक सॉल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता तब अनंत सॉल्यूशन होता। इसका पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ई होगा, नो सॉल्यूशन होगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा? ई होगा। अरे बोलो हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे आइए साथियों, बोला के किस मान के लिए ये समीकरण जो दिया गया है इसके मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, ये तो बाद में देख लेंगे, पहले ये द्विघात समीकरण को ठीक किया जाए। आज देखो क्वेश्चन का लेवल बड़ा जबरदस्त है, इसको इधर लेके जाओगे बच्चे तो एक बार x में गुना होगा, एक बार इसमें गुना होगा, इसको लेके जाओगे इस और तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा k प्लस में x, क्या है k प्लस में क्या है x है। इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, के प्लस क्या हो जाएगा? यही होगा ना, बोला एक दूसरे का। ठीक है ठीक है ठीक है, के की मान इसको ये होगा, फिर इसको इधर करेंगे बी एक्स। क्वेश्चन में तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी लग रहा है। यहां पे अगर हम x रख, अगर ये होगा यहां पे अगर हुआ तो समझ लीजिए कि ये x क्यूब हो जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा नहीं। क्वेश्चन गड़बड़ है बुआ, क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन गड़बड़ है, क्यूब रहता है। हम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1, क्योंकि k माइनस 1 है तो यहाँ पे k प्लस 1 होना चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं, अगर k प्लस 1 हुआ तो क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन गड़बड़ है। इसको इस और करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, k प्लस 1 होगा। और ये एक बार गुना हुआ, फिर इसमें एक बार इसमें गुना होता है, एक बार इससे गुना होगा, माइनस बी एक्स से गुना करोगे, माइनस बी एक्स से गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? b को अंदर भेज दो, x को बाहर ही रहने दो। b को अंदर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा? b को अंदर भेजिए तक ये के बी हो जाएगा, प्लस में 1 है तो 1 में b के साथ गुना होगा। हमने इससे जब गुना किया तो b को अंदर भेज दिया, के x को बाहर ही रखा, फिर बराबर इसको इधर लेके जाएंगे, सेम काम वही करेंगे, a को अंदर भेज देंगे, x को बाहर रखेंगे, x हो जाएगा बाहर, a अंदर जाएगा तो के ए होगा, और माइनस में क्या होगा? a होगा, a अंदर जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा? के सी, और ये माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस सी होगा। ये हो गया बच्चे, ठीक है। अब देखिए, अब सबको इधर ले आइए, इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? k प्लस 1 का एक्स स्क्वायर, ये आगे में ये पीछे में, ये रहने दो, एक्स स्क्वायर के प्लस 1। अब ये यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इस और जाएगा, तो दोनों जगह पे x है, दोनों जगह पे ये माइनस में आएगा, इधर आएगा कॉमन हो जाएगा, तो माइनस एक्स आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या होगा? ये इस और आएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो ये के बी प्लस में बी होगा, और ये प्लस में के ए माइनस में ए होगा। बोलिए हाँ या ना। और ये माइनस है, इस और आएगा तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के सी माइनस में सी बराबर में 0। तो बोला गया दो रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा होगा, एक बीटा होगा, लेकिन ये एक दूसरे का रिवर्स है। ये एक दोनों रूट्स मानिए कि एगो अल्फा है, दूसरा रूट्स मानिए इसका रिवर्स है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। एक अल्फा है, एक बीटा को मान लीजिए 1/बीटा, इसकी इसी का रिवर्स व्युत्क्रम बोला, व्युत्क्रम मतलब रिवर्स होता है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? सॉरी, अल्फा इंटू अल्फा 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा अगर दोनों रूट से गुना करोगे तो c/a होता है। तो c की मान ये हो गया,
अगर इन दोनों को गुना करोगे तो सीधा सीधा कटेगा तो एक हो जाएगा, एक होगा, होगा ना, बाद में लिख देंगे, लेकिन सी बाय ए होता है। सी कितना है, के सी माइनस में सी, ए की मान कितना है, तो के प्लस 1 है सर, इसकी मान 1 हो जाएगा। तो ये सर जी क्या होगा, ये क्या होगा, ये के सी माइनस में सी के प्लस 1, ये इस और लेके जाएंगे के प्लस 1 बराबर में ये क्या करेंगे, क्या निकालना है, के की मान, अच्छा के की मान निकालना है। तो यहां से सी को कॉमन ले लिया जाए। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, के प्लस 1 हो जाएगा, है ना, के सी माइनस सी, सी को इधर भेजिए, के को इधर भेजिए, तो ये 1 प्लस में सी हो जाएगा, के इधर जाएगा तो के दोनों तरफ से कॉमन हो जाएगा, ये क्या होगा, के अगर कॉमन लेंगे तो सी माइनस 1 हो जाएगा। के को हमने पहले इसको आराम से पहले भेज ही देते हैं, के सी माइनस के, अब देखो बन जाएगा, अब यहां से के कॉमन ले लेंगे, तो के कॉमन लेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, सी माइनस 1, इधर क्या बचा 1, ये सी प्लस 1, ये इधर चला जाएगा, तो के बराबर में हो जाएगा सी प्लस 1 बटा में सी माइनस 1। देखो कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि गड़बड़ी हो, आंसर हो जाएगा बी। अब मुझे डाउट में हम थे किस बात को लेकर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में x दे दिया था, क्या दे दिया था, x, जबकि होगा क्या 1, ये मैंने अंदाजे बोला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे k माइनस 1 है, तो यहाँ पे k प्लस 1 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, k प्लस 1 होना चाहिए था, अदरवाइज दिक्कत है। आगे आइए, बोला गया है एक दी गई संख्या k से 10 कम, k से 10 अधिक, k से 38 अधिक सतत अनुपात में है। सतत अनुपात का मतलब होता है क्या, एक दूसरे को समा अनुपात में, और समा अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन गलत रहता है तो उसे भी सीखिए बहुआ, अभी आप लोग पूरा दुनिया नहीं देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे एग्जाम आप दीजिएगा ना, समझ में आ जाएगा। जब एक एक नंबर से आप छूट जाइएगा ना, चूक जाइएगा, बोलेगा 10 कम है, के माइनस 10, दूसरी नंबर के प्लस 10 अधिक है, अगला नंबर के प्लस 38 है। अब ये सब सतत अनुपात में बनाना है, तो जो संबंध ये दोनों के साथ होगा, सतत का मतलब होता है ए बी सी में सतत बनाना हो, तो ए का संबंध जो बी के साथ है, वही संबंध जो है बी का किसके साथ होगा, बी का सी के साथ होगा। तो ये दोनों को आपस में गुना करते, ये दोनों गुना होता है, मतलब बी गुना बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी सी। यह तो इसका मतलब होता है ए बटा बी बराबर में बी बटा सी, ये भी होता है साथियों। तो इस दोनों के सतत अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अनुपात ये दोनों में है, वही अनुपात जो बीच वाली संख्या उसको 2 बार रिपीट कर दो, उसको 2 बार रिपीट कर दो, ये नियम होता है। किसके साथ करना है, तो के प्लस में 38 के साथ में। तो ये संबंध बन गया के माइनस में 10 बटा में के प्लस 10 बराबर में के प्लस 10 बटा में के प्लस 38। अब आगे चाहो तो एक्स वाई की मान, एक्स की मान, के की मान निकाल लो, और गुना उना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा समय लगेगा। हम कहते हैं कि बाय ऑप्शन से चले जाइए। ध्यान दीजिए बच्चे, हम अगर ऑप्शन रखते हैं और ऑप्शन में देखो दोनों तरफ सेटिस्फाई कौन कर रहा है, 40 रखेंगे, 40 में से 10 जाएगा आगे, आप क्वाड्रिक बना के काटोगे, आप देख लीजिएगा, लेकिन हम कहते हैं ऑप्शन से देखिए, ये 30 हो जाएगा, ये 50 होगा, इधर कितना होगा 50, ये अगर जोड़ोगे तो 78। कभी भी ये दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, काटोगे तो ये बराबर नहीं होगा। 70 रखेंगे तो 70 में से 10 जाएगा 60 होगा, और ये 80 होगा, और इधर रखेंगे 70 10 कितना होगा 80, और इसे रखेंगे अगर तो 108 होने वाला है। तो कभी भी ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऐसा होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, क्या कटेगा, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या 60 रखने पे आ रहा है, रखेंगे तो सर 50 होगा, ये 70 होगा, और यहाँ पे 70 होगा, और ये कितना होगा, ये 8 98 होगा। सर ये 0 हो गया, ये 14 पंचे 70, 64 98, सर 5/7 5/7, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, हम थोड़ा जल्दी से करते हैं, इसे समाप्त भी जल्दी जल्दी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है बच्चे। बोला गया राधा और रानी
दो बहनें हैं, 5 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी थी। अब बोला गया कि दो बहनें हैं, 5 वर्ष पहले की बात बोला गया है, तो -5 ईयर ले लेंगे। ठीक है, एक राधा है और एक क्या है, रानी है। साथियों बोला गया है कि 5 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु से 3 गुना थी। रानी अगर 1 होगा तो ये 3 गुना 3 होगा। लेकिन 1 वर्ष पहले मतलब -1 ईयर पहले की बात बोला गया, राधा की आयु रानी की आयु से दुगनी, रानी 1 तो राधा 2। याद रखना है साथियों कि एज का अंतर हमेशा सेम होता है। एज का अंतर क्या होता है बच्चे, सेम होता है। तो एज की अंतर यहां से देख रहे हो 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 की अंतर 1 होता है। तो साथियों अंतर सेम करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना। इसका अंतर कितना है बच्चे, तो 2 का है, और इसका अंतर कितने का, 1 का है। 1 से ऊपर गुना करोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अंतर कितना है, 2। 2 से इसमें गुना करोगे 2 दूनी 4 और ये 2 होगा। 1 से 2 हुआ तो कितना का आप देख रहे हो कि वृद्धि हो चुका है, तो 1 बढ़ गया। ये -5 से -1 हुआ है, तो इधर से देख रहे 4 की वृद्धि हुआ है। मेरे साथियों माइनस में अगर कमी होता तो वृद्धि होता है। इधर 4 साल, इधर 1 साल, ये दोनों आपस में बराबर होगा, 1 की मान हो जाएगा 4 साल। पूछा गया है उनकी आयु का अंतर कितना होगा। एज का अंतर हमेशा सेम होता है, इसकी अंतर कितना है, 2 का, तो 1 की मान 4 तो 2 की मान 8 साल होगा। यही आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 8 होगा, 10 नहीं होगा बच्चे, 8 होगा, 8 होगा। इस बात को याद रखें, एज का अंतर हमेशा सेम होता है। ये मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कल भी बताए थे इसमें कैम्पेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, नीचे से ऊपर जोड़ दो और ऊपर वाले लाके नीचे वाले में घटा दो। क्या किए, तो इसमें पहले नीचे से ऊपर जोड़े, नीचे से ऊपर जोड़े, ऊपर जोड़े याद रखना, और नीचे लाकर घटाए, नीचे लाकर घटाए। इसको इसमें जोड़ेंगे तो साइन और साइन, ये साइन है, साइन साइन कट जाएगा तो 2 कॉस होगा, ऊपर में बचेगा 2 कॉस थीटा, और नीचे में अब ये घटा दोगे, ये घटाओगे तो ये माइनस कॉस प्लस साइन होगा, तो माइनस प्लस कॉस कट जाएगा और साइन साइन 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन होगा। जो काम इस और किए वही काम इस और करो। इसको जाके ऊपर में जोड़ोगे तो √3 से √3 कटेगा, 1 1 2 बचेगा। ऊपर वाले ला के नीचे घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ये कट जाएगा तो 2√3 होगा, 2√3 होगा, 3 3 प्लस में हो जाएगा। कंपेंडो एंड डिविडेंडो का नियम सीख लीजिएगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कटा, कॉस बटा साइन करेंगे तो कॉट थीटा होगा साथियों, और 1/√3, 1/कॉट किस एंगल के लिए 1/√3 होता है, तो सर जी कॉट होता है 60 डिग्री के लिए 1/√3 होता है, तो कॉट हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा बच्चे, कॉट 60 डिग्री होगा। हाँ उठा पट ठीक है बच्चे, चलिए आगे आइए बच्चे। बोला गया यदि समीकरण इतना दिया गया है, ये और ये दिया गया है, सिर्फ एक ही बोला गया है, सिर्फ एक ही पुनरावृत्ति मूल्य हो। पुनरावृत्ति मूल्य का मतलब होता है, आप समझने के प्रयास करेंगे, रिपीटेड का मतलब होता है मूल्य बराबर हो, मूल्य बराबर हो, और मूल्य जब बराबर होता है, रूट्स जब बराबर होता है तब बी स्क्वायर -4ac बराबर में 0, मतलब डिस्क्रिमिनांट हमारा 0 होता है। मूल्य समान होने के लिए, रिपीटेड होने के लिए, पुनरावृत्त होने के लिए, पुनरावृत्त मतलब एक ही मूल्य 2 बार रिपीट हो जाएंगे। सर जी आप ऐसा करो, इसको उठा के इस और कर दो, तो यहां भी x है और यहां भी x, दोनों एक साथ रखना, ये प्लस है, इस और आएगा माइनस हो जाएगा। तो सर जैसे x² आप कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 3 माइनस में a होगा। ठीक है बच्चे, आप इसको इधर लेके जाएंगे, दोनों के पास x है, x हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, माइनस में है, माइनस x को कॉमन लीजिएगा तो इस और आइएगा तो माइनस में रहिएगा, माइनस कॉमन हुआ तो a प्लस में 2 हो जाएगा, और ये 6 में से 4 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, बराबर में 0। मूल समान है तो मूल समान है तो b² -4ac बराबर में 0 का प्रयोग कीजिए और देखिए a की मान क्या आता है। सर जी यहां से आप चाहो तो आप छोड़ो, कुछ नहीं करो, आप सीधा सीधा यहां से रखिए बच्चे, b² कितना है, तो b² की मान ये माइनस में क्या है बच्चे,
तो सर जी माइनस में ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर, आप जानते हैं माइनस में स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन लिख देते कोई बात नहीं है। -4a, a का मतलब हो गया क्या हो गया, तो 3 माइनस a, c का मतलब 4 हो गया। सर जी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4a। सर जी 4 चौके 16, माइनस में 16 से गुना करेंगे, 16 तो ये 48, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 16a बराबर में 0। सर जी a स्क्वायर, ये 16 और 4a कितना होगा, तो 20a हो जाएगा। 48 में से 4 जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा बच्चे 44 बराबर में 0। दो संख्या ऐसा ढूंढिए गुना करने पे 44 हो जाए, जोड़ने घटाने पे 20 हो जाए। सर जी ये हो सकता है कि 22 गुना -2 करेंगे -44 होगा, 22 में से 2 जाएगा 20 होगा, बराबर के उस ओर लेके जाएंगे तो a की मान हो जाएगा -22 और माइनस में 2 है तो बराबर के उस ओर लेके जाएंगे प्लस में 2। तो a को धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो -22 का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा a की मान 2 का प्रयोग करेंगे। a हमारा क्या आ गया बच्चे 2 आ गया, बोलिए हाँ या ना। क्या तुम लोग 2 मिसाइल हटाने की बात कीजिए सर, ये कीजिए वो कीजिए, स्टेट लाइए। आज इतना परेशान स्टेट में सारे आप देख रहे बच्चे लोग भी कितना मार खाए, जो कि बहुत मुझे देखकर बहुत बुरा लगा। ठीक है, बोला गया त्रिज्या और व्यास, त्रिज्या होता है r और व्यास होता है 2r, व्यास का मतलब होता है 2r, त्रिज्या होता है r, त्रिज्या होता है r और व्यास होता है 2r, दोनों का योग 84 है। तो r प्लस में 2r बराबर में 84, तो 3r बराबर में 84 होगा, तो ये हो जाएगा कितना होगा 3 दूनी 6, 28 या 84, तो त्रिज्या हमारा निकल कर आ गया 28। बोला गया है इस वृत्त की परिधि की लंबाई और त्रिज्या के बीच अंतर बताइए। तो वृत्त की पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है 2 पाई r होता है, तो 2 पाई की मान 22/7 और r की मान हो जाएगा 28, 7 चौके 28, ये कितना हो जाएगा सर जी 4 चौके 16, 16 गुना 11 करेंगे 6 7 176, ये परिधि हुआ, अंतर निकालना है। तो परिधि और त्रिज्या में, पेरीमीटर और त्रिज्या में 176 माइनस 28, त्रिज्या 28 है, इसको 16 में से 8 जाएगा और ये 4 होगा, ये 148 हुआ। कितना हो जाएगा बच्चे 148, आंसर क्या होगा सी। आगे आइए साथियों, बोला यदि किसी वितरण में पदों की संख्या n सम हो तो कर्म से सजाया जाए तो कौन सा चल मान माध्यक होगा। तो सुनने के प्रयास करेंगे, अरे काहे के लिए इधर उधर ब्लॉक कीजिए सर, ठीक चलिए आप, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब बताओगे अगर हम काउंटिंग करते हैं और मानिए 1 2 3 4 5, अगर विषम काउंटिंग आता है तो यही बीच वाला माध्यिका होता है, याद रखेंगे यही बीच वाला माध्यिका होता। अगर काउंटिंग हमारा सम हो तो 2 इधर से लेते 2 इधर से, यही दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 4 को जोड़ के 2 से भागते, यही माध्यिका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले विषम रहे तो डायरेक्ट तो बीच निकल जाता है, लेकिन सम रहे तो मामला गड़बड़ाता है। तो सम के लिए आप समझोगे, जैसे समझिए कि एक, देखिए 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 संख्या है, ये सम है, एक रेंडमली नंबर ले लिए हैं, तो मुझे बीच का नंबर चाहिए, यहीं पे बीच होगा। तो बीच निकालने के लिए सबसे पहले जो अंतिम संख्या है उसको 2 से भाग दीजिए, और प्लस में आप क्या कीजिए कि सर जी 8 में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो ये 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अभी भी बीच नहीं निकला, मुझे 5 लाना है, तो 5 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस 8/2 में आपको 1 और 1 भाग देना पड़ेगा और बटा में 2 करना। आप समझने की प्रयास करेंगे, आप देखिए सबसे पहले समझिए माध्यिका क्या होगा। सर जी ये दोनों को जोड़ के 5 2 से भाग, 5 4 कितना हो जाएगा 9/2, दिस इज कॉल्ड माध्यिका 4.5, यही बीच की मान होगा। अगर आरोही क्रम में सजा है तो अब इसको एक बार में तो हम बता देंगे, आप समझिए। तो 4.5 लाने के लिए क्या कर सकते हो, तो 4.5 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सर जी ऐसा करेंगे कि सर जी n/2 8/2, ठीक है 8/2 और 8/2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा सर जी 4 1 5, ये देखिए ये 4 हुआ, ये हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा
4 और 1 5, 5 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तब आ जाएगा ये। तो यहां क्या हो गया, ये हो गया अंतिम संख्या, अंतिम बटा 2, और ये हो गया अंतिम बटा 2 प्लस में 1, और इन दोनों का योग बटा 2। यही होता है माध्यिका, यही होता है आपका माध्यिका, यही होता है आपका माध्यिका। तो सर जी मुझे n बटा 2 और n बटा 2 प्लस 1 की जरूरत पड़ेगा। आंसर क्या होगा, सी का। आंसर क्या होगा, सी का। आंसर क्या होगा साथियों, सी का। बोला गया है, आप लेवल बोल रहे थे, लेवल देखो कितना जबरदस्त हो गया है। लेवल की आप अब बात ही मत करना अब, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको ये निकालना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा। अब इसको इधर करोगे तो 1 प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 माइनस में साइन थीटा, ये इधर चला जाता है, ये इधर जाता है, बराबर में 4 सेक थीटा। इससे ये कट जाएगा तो क्या होगा 2, और ये 1 माइनस में साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, बराबर में 4 सेक थीटा। ये हो जाएगा सर 2, 1 माइनस में साइन क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 4 सेक थीटा। सर जी ये इधर चला जाएगा, और 2 बराबर में 4 सेक थीटा, सेक थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस इधर दे दो, सेक और कॉस 1 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर है, 2 गो कॉस है, एगो कॉस मिलकर 1 बनेगा, इससे काटेंगे ये 2 होगा, ये 1 बटा 2 सीधा हो जाएगा क्या, कॉस थीटा बराबर में 1 बटा 2। और कॉस थीटा 1 बटा 2 कितना होता है बच्चे, 1 बटा 2 कब होता है, जब एंगल 60 हो, थीटा बराबर में 60 हो। तो 60 का प्रयोग करेंगे यहां पे, आपसे जो पूछा गया है कॉट 60 प्लस में कॉसेक 60, तो ये होता है 1/√3, और कॉसेक 60 होता है √3, ये क्या होता है कॉसेक 60 जी, साइन 60 होता है √3/2, कॉसेक 60 होता है 2/√3, ये हो जाएगा 2 1 3 बटा √3, इससे इसको काटेंगे √3 बार में, आंसर क्या होगा √3, आंसर क्या होगा √3, आंसर ए हो जाएगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग एकदम पूरा जितना चेट करना है आपस में करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया के 9% स्टॉक में तथा शेष भाग 120 रुपया के 12% स्टॉक में लगाता है। यदि दोनों स्टॉक का वार्षिक लाभांश समान हो, बराबर हो, तो दोनों स्टॉक पे लगाए गए धन का अनुपात बताइए। पहला स्टॉक में मानो x रुपया लगाया, दूसरा स्टॉक में मानो y रुपया लगाया। बोला गया इसमें लाभांश 9% है, कितना पर, तो 96 पर, तो 9 रुपया का लाभ होगा कितना रुपया लगाने पे, 96 रुपया लगाने पे। दूसरा स्टॉक में जो पैसा लगाता है उसमें 12 रुपया का लाभ है, कितना पर, तो 120 रुपया लगाने पे, और दोनों जगह से लाभांश हमारा समान प्राप्त होता है। इक्वल कर दिए बच्चे, इक्वल कर दिए। अगर जो कटता है वो काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 चौके ये 12 होगा, 3 से इसको काटेंगे सर जी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, आप यहां से काटेंगे 8 से काटेंगे, 8 चौके 32, 15 8 20 से ये उधर भेजोगे, ये इधर आओगे, x/y ये हो जाएगा 4/15, सॉरी 4 चौके 16, यहाँ पे ऊपर में क्या है 4 है, तो 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 16:15, क्या होगा 16:15। आंसर क्या होगा सी, आंसर क्या होगा सी। आप लोग गप करते रहिए, कोई बात नहीं है, आपस में ही। बोला गया एक पिरामिड की आधार का समबाहु त्रिभुज है, आधार इसकी समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले पिरामिड की अगर आयतन पूछे तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, पहले सीखिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया पूछे, लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछे, लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछे तो साथियों लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट, स्लांट तिर्यक ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया होता है यही लेटरल सरफेस एरिया प्लस में आधार गुना मतलब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस,
एरिया ऑफ बेस किसका, पिरामिड का। तो पिरामिड एक समबाहु त्रिभुज की आकार का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजा बराबर है। यहां से ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, यही हमारा पिरामिड हुआ। यही हमारा क्या हुआ, यही हमारा पिरामिड हो गया। समझिए बुआ, ये हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक किनारा, इसको तिर्यक किनारा बोलते हैं। ठीक है बच्चे, बोला गया है इसकी प्रत्येक भुजा दिया गया है कितना है बच्चे, 8 है, प्रत्येक भुजा 8 है। आगे बोला गया तिर्यक कोण जो दिया गया वो 24 है। तो मुझे तिर्यक कोण की जरूरत नहीं, स्लांट हाइट की जरूरत है। तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, तो इससे ये वर्टेक्स से इस आधार के कोई जो त्रिभुज की जो भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे, यही हमारा तिर्यक होगा। ये 90 डिग्री पे मिलता है और ये 2 बराबर भागों में बट जाता है, तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। ये ऐसे एक त्रिभुज बनेगा, ये 90 डिग्री है, ये पूरा 8 था, ये 4 4 हो गया, ये 24 है। तो ये तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा, स्लांट हाइट कितना होगा सर जी, यहां भी 4 देखोगे, इसको करेंगे सर कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण मानते हैं 24 के स्क्वायर और माइनस में 4 के स्क्वायर। तो सर जी ये आप सॉल्व करोगे तो ये 4√35 आएगा, इसका स्क्वायर में से ये घटाएंगे 4√35, स्लांट हाइट 4√35 आ गया। पूछा गया पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया होगा, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया 1/2 आधार की परिमाप, आधार की परिमाप इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 गुना भुजा, तो 3 गुना भुजा कितना है 8 है, इंटू स्लांट हाइट, स्लांट हाइट आ गया 4√35 और प्लस में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 8 गुना 8। साथियों ये कटेगा 2 से 4, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 या 48, 48√35 होगा। और यहां पे 4 से काटेंगे ये 2 बार में, 4 8 दूनी 16, 16√3 होगा। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 16√3 प्लस में 48√35, आंसर क्या होगा, सी होगा। बोला गया एक थैली में 2 लाल 3 हरी 2 नीली गेंदें हैं, इनमें से अतिरिक्त बोला गया है कि 2 गेंद निकाली जाती है। बहुत अच्छा, क्या प्रायिकता होगी कि इसकी निकाली गई गेंदे में से कोई भी गेंद नीली ना हो। तो जब नीली ना होगा तो नीली को एकदम छोड़ ही देना है। पहले टोटल कितना गेंद है, तो 3 2 5, ये 5 2 7, 7 में से 2 गेंदें चुनी गई। बोला गया नीली ना हो तो नीली को छोड़ ही दो, बचा कितना 5, इसी 5 में से कोई गेंद होगा, तो यही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 5C2 टोटल कितना हो गया, तो 7C2, ये हो गया NS, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ये हो गया। अब बताइएगा अगर 5C2 रहे तो इसको 5 बार पीछे, 5 है तो 2 बार पीछे लेके जाइए, 5 और 4, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, टेंशन फ्री, इसको 2 बार पीछे लेके जाइए, इसको भी 2 बार पीछे लेके जाइए, 7 गुना 6 हो गया, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 2, 5 दूना 10 और ये 7 या 21। मेरे प्यारे बच्चों 10/21 आ गया, आंसर क्या हो गया, सी। चलिए बबू आगे आइए। बोला गया है यदि cos थीटा माइनस में cot थीटा बराबर में a है, सबसे पहले आप समझने की प्रयास करोगे ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट होता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप भी जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी होता है। साथियों इसको लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और बराबर में अगर इंटू ए प्लस बी है तो क्या बराबर के अगर इंटू ए प्लस कोई भी चीज गुना में रहता बराबर के इस और लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, पहले से 1 था, इंटू में क्या दे देंगे ए प्लस बी, मतलब कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। हम क्या बताना चाह रहे समझोगे, ये बहुत बड़ा रिलेशन एक हो जाता है कि अगर कोई भी मान कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा की मान कुछ दिया गया है तो जस्ट उसका उल्टा प्लस वाली मान होता है, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, प्लस वाली मान होता है। बच्चे क्या होता है, उसका उल्टा प्लस वाली मान होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर यहां पे दिया गया है कि कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा बराबर में a है, तो अगर हम कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा पूछे तो ये 1/a होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि ये दोनों गुना करोगे तो ये कट के एक हो जाएगा, और ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ेंगे हम, जैसे जोड़ेंगे साथियों तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये 2 कोसेक थीटा, ये ए प्लस 1 बाय ए होगा। 2 इधर भेज देंगे तो कोसेक थीटा बराबर में 1/2 1 प्लस 1 बाय ए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं साथियों। लगे n का छोटे से छोटे एक ऐसा कौन सी मान है जो कि 2000 से अधिक हो जाए? कितना हो जाए? 2000 से अधिक हो जाए, इसकी योगफल। मेरे प्यारे बच्चे, एक ये आप जान रहे, ये एक सीरीज चल रहा है, तो एक सीरीज चल रहा है तो इसमें पहला पद क्या है? 1 है। कॉमन रेशियो क्या है? जीपी का सीरीज है, तो a2/a1, 3 अगर 1 करेंगे तो 3 होगा, तो सम ऑफ n टर्म क्या होगा? a इंटू आर पे पावर n माइनस 1/r-1 होगा। साथियों a की मान 1 हो गया, ठीक है, और r कितना? 3, 3 पे पावर n की मान निकालना -1, तो 3 में से 1 जाएगा, r है 3, 1 बराबर में ये क्या होना चाहिए? 2000 से ऊपर, मतलब ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? तो 2000 से। सर ये इसमें से जाएगा तो 2 होगा, 2 उधर जा गुना हो जाएगा, ये फाइनली 3n-1 ये हो जाएगा, ये 2 से गुना होगा इधर तो 4000 हो जाएगा। ये n -1 इस और लेके जाओगे 3 पे पावर n, ये कितना हो जाएगा? 4001। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर n, मतलब n की मान क्या रख दे ताकि 4001 से ऊपर हो जाए? तो याद रखना है कि 3 पे पावर अगर 6 देते हैं तो 729 होता है, छोटा ही हुआ। 3 पे पावर 7 देते हैं तो सर जी 9 3 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 8 होगा, 7 या 21, 2187 होता है। 3 पे पावर 8 देंगे तो 21 3 63, मतलब एकदम पक्का है कि 3 पे पावर 8 6000 के करीब में जाएगा। तो सर जी n की मान, ये अगर 4001 से बड़ा रखना है तो n की मान मुझे 8 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? यही 8 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, आगे आइए। इस क्वेश्चन को देखेंगे। किसी समबाहु त्रिभुज की परिमाप 36 मीटर है। अगर परिमाप 36 मीटर है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होता है, परिमाप 3a होगा तो 36, तक भुजा की मान हो जाएगा हमारा 12। बोला गया बोला गया है एक अन्य त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज की भुजा के आधार समबाहु है। बोला गया है अन्य त्रिभुज की भुजा के आधार समबाहु त्रिभुज के बराबर है। एक अन्य त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज की, ये एक त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है, जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, इस त्रिभुज के आधार के बराबर है, और इसकी ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया? 6 दिया गया है। तो इस त्रिभुज की क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। इसको काटेंगे 6, 6 छक्के 36 हो जाएगा। तो एरिया पूछा था, तो एरिया होता है 1/6 आधार गुना ऊंचाई। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 45 डिग्री हो जाता है तो सूर्य की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है। इमारत की ऊंचाई बताइए। इमारत है, इसकी परछाई यहां तक मानिए है तो 60 डिग्री है, अब परछाई बढ़ जाती है यहां तक तो इसके उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। कई बार बताए थे, ये 10 है। आप जानते हैं 60 के सामने √3 होता है, ये 30 है, इसके सामने 1 होता है। अगर 45 कोई ट्रेंगल समकोण हो और ये 45 हो तो ये भी 45 होता है, ये दोनों भुजा बराबर होता है। ये बात याद रखेंगे, 2 एंगल बराबर, 2 भुजा बराबर। ये बड़ा वाला त्रिभुज में अगर देखोगे, ये अगर √3 है तो ये भी पूरा का पूरा √3 होगा, यहां से यहां √3 होगा, तो ये यहां से यहां 1 है, तो यहां से क्या होगा? √3 - 1। तो सर जी √3 - 1 बराबर में क्या होगा? 10। तो 1 की मान क्या हो जाएगा? 10/√3 - 1। तो पूछा क्या गया है? तो यह इमारत की ऊंचाई पूछा गया है, तो √3 की मान पूछा गया। पहले इसको ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दीजिए, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना, तो ये हो जाएगा 10√3 + 1, नीचे में a - b इंटू a + b, तो ये 3 में से 1 जाएगा, 2 होगा, इसे काटेंगे 5 हो जाएगा। 1 की मान इतना हुआ।
तो आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है साथियों, तो √3 की मान। तो √3 से अगर इसमें गुना कर दोगे तो ये 5 √3 + 1 है ही, तो अगर √3 से अंदर गुना करोगे तो ये 3 होगा, प्लस में √3 हो जाएगा, तो 5। ये तो दिया ही नहीं है भाई, इतना करने की क्या जरूरत है, कभी कभी ये भी दे देता है। छोड़िए 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 छोड़िए, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 की मान हो जाएगा 10 √3 - 1। आपसे पूछा गया √3 की मान, तो ये क्या होगा 10 √3, आंसर हो जाएगा 10 √3, नीचे में √3 - 1, 10 √3 √3 - 1, आंसर क्या होगा सी। सिंपल क्वेश्चन था। सर नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया बच्चे? बंद करो डिस्टर्ब करना, हम पूरा ही अब ये देखेंगे ही नहीं। साथियों ये तो आप समझ ही गए होंगे, अगर ये पहले उन्नयन कोण 60 था, परछाई बढ़ गया तो इसकी जो है एंगल घट गया, 45 हो गया, 45 हो गया बच्चे। अब ये क्या हो गया, 60 के सामने वाला भुजा √3 होता है, 30 के सामने वाला 1 होता है। अगर कोई ट्रायंगल में 45-45 बन रहा हो, ये 45 तो ये भी ऑटोमेटिक 45, तो दोनों भुजा बराबर होता। अगर ये 45 से बड़ा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं, इस ट्रायंगल में आप देखते हैं तो बच्चे एक बार 45 है, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, दोनों आपस में बराबर। ये √3 है, पूरा यहां से यहां √3 होगा, ये 1 था तो ये √3 - 1 है, √3 - 1 = 10, तो 1 = 10/√3। तो आपको किसका निकालना है, तो इसका आपको इमारत की ऊंचाई निकालना, √3 है, √3 बराबर में हो जाएगा 10 √3, क्या हो जाएगा 1 बराबर में, अगर ये है तो √3 से गुना कर दोगे, आंसर ये आ गया, आंसर सी आ गया। बच्चे आप मुझे 2-3 मिनट का ब्रेक दीजिए, हम फिर से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा फ्रेश होकर, यहां के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, लाइन पे बने रहिएगा, तब तक आप लोग जितना जो लड़ना है, जो करना है वो कर लीजिए। रिकॉर्डिंग किसी को नहीं देखना है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा गलत, हम कमेंट पे ध्यान ही, आप भी कमेंट पे ध्यान मत दीजिए बच्चे, ठीक है। अब हम इसके बाद कोई कमेंट नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग डिस्टर्ब करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम फिर क्लास लेंगे नहीं। जो बच्चे अगर आलतू फालतू, हम क्लास लेंगे नहीं, अभी बीच में ही हम छोड़ देंगे, बीच में छोड़कर हम चले जाएंगे, फिर पता चल जाएगा अमरजीत सर क्लास कराते रह जाएंगे। वो आपको भी पता है कि रेगुलर क्लास हो रहा था, नहीं होने के कारण ही हम आए। अमरजीत सर जैसे ठीक होंगे वो अपना क्लास सर जो है टाइम पे लेंगे। चलिए हमने 2 मिनट का ब्रेक लिया, हम बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं लेते हैं, बस थोड़ा सा ही फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं। तो अब ब्रेक आपका समाप्त हुआ, क्या अब स्टार्ट करें ना? किसी को कुछ कहना है तो अब लास्ट के बाद, मिड के बाद आपको पता है कि हम डायरेक्टली हम चलते हैं। ठीक है, आइए, आपके बोर्ड स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा साथियों, क्या दिख रहा है? तो सर जी बोला गया 2 लंबवृत्तीय शंकु उनके आधार से जोड़ा गया है, जोड़कर एक संरचना बनाया गया है, एक फिगर बनाया गया है। बोला जाता है प्रत्येक की आधार, दोनों की आधार सेम है, और इस संरचना की कुल ऊंचाई, अगर कुल लंबाई देखा जाए, मतलब यहां से यहां तक तो 24 दिया गया है। तो मान लेते पहला शंकु की यहां से यहां तक ऊंचाई लंबाई इसका h1 मानते हैं, और इधर से इधर मान लेते हैं h2 मान लेते हैं। 2 शंकु है, दोनों की मान लेते हैं। अब बोला गया इस संरचना का कुल आयतन ज्ञात करें घन सेंटीमीटर में। सर शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई r² h, लेकिन सर इसमें 2 शंकु है, तो सर ये h1, इसमें केवल त्रिज्या दोनों का सेम है लेकिन ऊंचाई अलग अलग है, 1/3 पाई r² h2। मेरे प्यारे साथियों, दोनों में से 1/3 पाई r² कॉमन है, तो यहां से h1 प्लस में h2 नजर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे 1/3 पाई की मान 22/7 रखेंगे, और 5 की r की मान 5 रखोगे, 5 × 5। आप जानते हैं h1 प्लस h2 रखेंगे तो दोनों की योग दिया गया कितना, 24 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लंबाई, टोटल लंबाई 24। साथियों आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पाई की मान 22/7 ना रखकर, क्वेश्चन में बोला गया है कि आप 3.14 का यूज करें। अच्छी बात है, बोल दिया तो इसको हटा देंगे तो ये कितना होगा 8, ये 8 होगा। इसको उड़ा देंगे तो नीचे में 00 होगा, 25 × 4 = 100 होता है। 4 से इसको काट देंगे तो ये 2 होगा,
सर जी ये इसको गुना करेंगे 14 दूनी 28 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 628। आंसर क्या होगा? बी। अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त था, मजा आया। अरे अच्छा लगा या नहीं लगा जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा लगा या नहीं लगा? चलिए अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए हुए बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज, बोला गया एक समबाहु त्रिभुज नहीं, एक समबाहुभुज के अंतःकोण का योग इसके बहिष्कोण के योग से 200% अधिक है। बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है। तो बोला गया है कि आप बताएंगे x की मान ज्ञात करें। देखिएगा एक रेगुलर पॉलीगन है, बहुभुज है, ये कोई बहुभुज होगा और ये इसकी बाह्य कोण है। मेरे प्यारे बच्चे ये दोनों का योग अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहले आपके दिमाग में सबसे पहले ये चलना चाहिए। तो बोला गया 200% अधिकता, 200% की फ्रैक्शन मान होता है 1/2/1। अधिक का मतलब नीचे से ऊपर जोड़ दो 3/1। मतलब अगर बाह्य कोण 1 होगा तो अंतःकोण 3 हो जाएगा। यह बात तो स्पष्ट हो गया। और दोनों का योग क्योंकि 200% अधिक कौन है तो अंतःकोण, बहिष्कोण से। बहिष्कोण अगर 100 होगा तो इसमें 200% अधिक करोगे ये 300 होगा। इसकी भी अनुपात लोगों तो क्या होगा? 1:3 ही होगा, 3:1 ही होगा। अंतःकोण और बहिष्कोण का दोनों का योग मतलब 3 और 1 4, 4 का मतलब 180 डिग्री होगा पूरा का योग, 1 बराबर में 45 हो जाएगा। पूछा गया प्रत्येक अंतःकोण कितना है? 3 है। तो साथियों 3 बराबर में क्या हो जाएगा? आप जान रहे 5 तिया 15, 4 तिया 12, 12 1 13, 135 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चे? 135 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अरे हाँ या ना? आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हमने बहुत ही शॉर्ट में किया। आगे आइए, बोला कि चीनी की कीमत में 10% की कमी कर दी जाती है। इसका मतलब है कीमत जो हमारा था, कीमत जो था साथियों पहले 100 था, आज 10 की कमी हो गया 90 हो गया। इसकी अनुपात निकालेंगे तो ये होगा 10 और 9। ये कब था? ये प्रारंभिक में था और ये वर्तमान में हुआ। वर्तमान में दाम कम गया। आप जानते हैं कि जब वर्तमान में दाम कम जाता है तो एक बात हमेशा याद रखना है कि दाम जब भी कमता है तो चीजें ज्यादा खरीदा जाता है उतना ही पैसा में। अगर पैसा सेम रखा जाए, एक्सपेंडिचर अगर हम ना बढ़ाए ना घटाए तो दाम बढ़ेगा तो चीजें कम खरीदेंगे, दाम घटेगा तो चीजें ज्यादा खरीदा जाता है। मतलब दाम की उल्टा कीमत, वस्तु का कीमत, दाम का उल्टा वस्तु होता है, वस्तु का उल्टा दाम होता है, कीमत का उल्टा वस्तु होता है। तो सर जी इसका उलट दोगे तो यहां पे वस्तु नजर आएगा। तो वस्तु आएगा कितना? 9। पहले 9 केजी किसी वस्तु को खरीदते थे, आज दाम कम होने के कारण 10 केजी खरीद रहे हैं। आगे बोला था ऊंचे दाम में जब था 18 कुंटल लेते थे, तो अभी बोला गया है कि अभी उतने ही पैसा में अभी कितना खरीदी जा सकती है? पहले 9 बराबर में वही हो जाएगा 18 कुंटल, तो 1 बराबर में 2, तो 10 की मान हो जाएगा 20 क्विंटल। मतलब वर्तमान में हम अभी 20 क्विंटल खरीद सकते हैं उतना ही पैसा में। पैसा को चेंज नहीं करना है, पैसा को चेंज नहीं करना है साथियों। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताएंगे। नहीं बुआ। आगे आइए, बोला गया एक ठोस शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं शंकु की आयतन अभी बताए थे, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो कुल सतह निकालना है। सबसे पहले आयतन बताइएगा कि इस शंकु की आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु की टोटल सरफेस एरिया होता है साथियों ये पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है साथियों। तो शंकु की आयतन दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, एच कितना दिया गया है? तो 8 दिया गया ऊंचाई, और ये दिया गया 96 पाई। पाई से पाई समाप्त हो जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, क्यों ऐसा हम किए बता रहे हैं सर जी? 8 से काटेंगे 12 8 96, ये इधर जाएगा तो आर स्क्वायर की मान 12 3 36, तो आर की मान 6। यहां से त्रिज्या निकाला है, और त्रिज्या की क्या जरूरत है? तो यहां तो जरूरत है ही, साथ में आर की भी जरूरत है, मतलब एल की भी जरूरत है। तो सर जी एक बात बताइए आप मुझे, आर दिया गया है 6 और ऊंचाई दिया गया 8, तो सलांट हाइट कितना होगा? एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसका दुगुना करोगे 6, इसका दुगुना करोगे 8, इसका दुगुना करोगे 10, ये 6 ये 8, तो ये कितना होगा? 10 होगा
साथियों शंकु की टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो पाई का मान यूज नहीं करना है, पाई रहने देना है। पाई आर, आर हमारे पास कितना है तो 6 है। आर इंटू आर प्लस एल, ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 और 6 कितना होगा 16, 16 छक 96, 96 पाई होगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 96 पाई। आंसर क्या होगा ए, आंसर क्या होगा ए। अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला कि ये देखो बेईमान दुकानदार वाले, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर 6.1/4% की हानि पर वस्तु बेचता है। कितना परसेंट पे बेचता है? बोला कि देखो हम लागत मूल्य पे जो भी खरीदे 6.1/4% हानि पर दे देंगे आपको, लेकिन वो वास्तविक में वजन पर क्या करता है? अंकित जो वजन है वो बोला गया है वजन पर अंकित प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम ही वजन का प्रयोग करता है, वस्तु देता है। मतलब 14 ग्राम बोलेगा 16 ग्राम देंगे, आप 16 ग्राम खरीदेंगे तो 2 ग्राम कम में देगा, 14 ग्राम देगा। तो बताओ उसको लाभ होगा कि हानि होगा? बोल तो दिया है आपसे कि हानि में हम देंगे, लेकिन दुकानदार कैसा है तो बेईमान है। आप जानते हैं कि बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में हम आपको बताते हैं एक कॉन्सेप्ट कि बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न में हमेशा 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया मानिएगा। तो सर जी 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपये, ये करे मूल मान लीजिएगा। मने मने में हम अभी लिख दे रहे हैं, लेकिन आपको मने मने मन में ही मानना है। तो सर जी आपने 64 ग्राम बेचने की बात कही, तो आप किसी से 64 रुपया लीजिएगा, तो 64 ग्राम के दाम 64 रुपया, लेकिन आपने वादा किया कि हम 6.1/4 पे हानि पर दे देंगे। तो सर जी हमने वादा किया इतना रुपए का वस्तु है, इस पे हानि करेंगे, तो 6 × 24 एक 25/4% का मतलब होता है, परसेंट हटेगा 6 देखो यहाँ 6.1/4 का मतलब होता है 25/4% हटेगा 100, 25 × 100, 1/16 मतलब 16 की वस्तु पे 1 का हानि कर देंगे हम। कितने का हानि कर देंगे? 1 का, तो 15/16 लगेगा। तो हमारा कीमत कितना है तो 64 है। तो 64 रुपया का अगर हम 15/64 थोड़ी है, 16 ग्राम है, सॉरी 16 ग्राम ही है। अरे हाँ हाँ 16 ग्राम, 16 ग्राम का दाम हो जाएगा, 16 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा बच्चे? 16 रुपया। कितना हो जाएगा? 16 रुपया। अब उसने बोला कि देखो 16 रुपये की वस्तु है, हमारे पास 16 ग्राम देंगे आपको, लेकिन 6.1/4% हानि में दे देंगे। मतलब अगर इसकी हानि निकालोगे 16 का 6.1/4 का मतलब 16 में 1 रुपया का हानि करोगे तो 15/16, मतलब वस्तु को कितना हम देंगे? 15 रुपया में ही आपको हम दे देंगे। ये एसपी करेंगे। जाइए 16 रुपए की वस्तु है, हम हानि करके आपको दे रहे हैं 6.1/4 मतलब 15 रुपया हम दे रहे हैं हम आपको। लेकिन उसको थोड़ी पता है कि वजनों में कम तौलिएगा। वजन में उसने कितना तौला? 14 ग्राम ही तौला। तो 1 ग्राम 100 ग्राम 1000 ग्राम के दाम 1000 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम 14 ग्राम का दाम 14 रुपया। तो घर से गया उसका 14 ग्राम, लेकिन आपसे पैसा बताओगे 15 रुपया उसने वादा किया था, हानि पर लेना था 16, लेकिन हानि पर वो 15 रुपया ही लेगा। तो कितने के लाभ हो गए? यहां से स्पष्ट दिख रहा है 1 का लाभ। कहां से? 14 से प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना। सर 2 से काटेंगे 7 होगा, ये 50 होगा। 50/7 का मतलब 7 49, एक ऊपरे 7.1/7% की लाभ होगा। जो वादा किया था हानि का, वजन कम तोलने के कारण उसने लाभ कर गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से आपको करना है। 1000 ग्राम के दाम 1000 रुपया, उसने वादा किया था कि 16 ग्राम का दाम 16 रुपया है। हमने बोला कि 16 ग्राम मुझे वस्तु लेना है, वो बोला ठीक है हम 16 ग्राम आपको दे देंगे, लेकिन 16 रुपया नहीं लगेगा, हम 6.1/4 कम देंगे, हानि पर तुझे दे देंगे। जाओ तुम्हें हम हानि पर दे देंगे। 16 का 6.1/4 निकालेंगे तो 1/6, 1/16, 1 रुपया का हानि मतलब 15 रुपये पर वस्तु दे देंगे। मुझे क्या पता है कि 14 ग्राम ही मिलेगा, तो 14 ग्राम वो तो दिया, 14 ग्राम 14 रुपये का सामान लिया, 15 का, तो 1 रुपया का लाभ कहां से? 14 से। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना है। ठीक है बच्चे आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे,
देखते के साथ आपको नजर आएगा कि ये एक त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं। अगर एरिया त्रिज्यखंड का पूछा जाएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360। ये चाप की लंबाई, अगर आपसे चाप की लंबाई पूछ दे चाप की लंबाई, तो सर जी चाप की लंबाई होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ दो दोगे तब यहाँ 360 होगा, अगर दो नहीं दोगे तो 180 होगा। ठीक है बच्चे। अब ये नहीं पूछा है, सीधा बोला है ये एंगल बता दो, एक्स की मान ज्ञात करो। एक बात बताइए, बोला गया है कि ओ ए पी बी जो त्रिज्यखंड है ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 भाग है। मतलब ये 5/18 का मतलब होता है पूरा वृत्त। अगर पूरा वृत्त का एरिया 18 है तो इस त्रिज्यखंड का एरिया कितना है? 5। तो एंगल बताइए। तो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, पूरा कंप्लीट वृत्त में 360 डिग्री होता है। मतलब 18 एरिया बनाने के लिए मुझे 360 डिग्री की जरूरत पड़ेगा। एक एरिया बनाने के लिए मुझे 20 डिग्री की जरूरत पड़ेगा। मुझे त्रिज्यखंड की एरिया यही 5 है, तो 5 बनाने के लिए 100 डिग्री की जरूरत पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट फ्रैक्शन से हमने किया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पूरा 5/18 बोला गया है कि ओ ए पी बी जो त्रिज्यखंड है का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18 है, जिसमें का और से लगता है उसके नीचे लिखते हैं। मतलब अगर पूरा वृत्त का एरिया 18 है तो त्रिज्यखंड का एरिया 5 है। मतलब 18 एरिया बनाने के लिए मुझे पूरा कंप्लीट वृत्त चाहिए। कंप्लीट वृत्त में 360 डिग्री होता है। 18 यूनिट बराबर में 360 डिग्री, एक बराबर में हो जाएगा 20। आपने त्रिज्यखंड का एरिया ऊपर वाला है 5 बराबर में हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है बच्चे। चलिए, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, हम कोई भी कमेंट नहीं देखेंगे। ठीक है। आगे आइए। बोला गया है एक वस्तु जिसकी चिन्हित मतलब मार्क प्राइस 100 रुपया है, 10% की छूट पे खरीदे हैं। चिन्हित कीमत अगर हमारा 100 रुपया है और हम इसको खरीदे हैं 10% छूट पे 90 में, बोला गया 25% लाभ पाने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना होगा? मुझे एसपी निकालना है, तो क्रय मूल्य का ही एसपी निकालना है। 25% का लाभ का मतलब 1/4 लाभ करेंगे तो नीचे से ऊपर जोड़ देंगे 5/4। वस्तु को 5/4 में बेचना होगा, किसका? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य है कितना? 90 का ही 5/4 में बेचिए। सर 2 से काटेंगे ये 45 गुना 5 करेंगे 25 25 4 5 20 तो 22/2। इसको भाग देंगे 1 1 2 2 4 1 5। तो सर जी 112 रुपया 50 पैसा मुझे वस्तु को बेचना पड़ेगा। आंसर ये हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। मुझे वस्तु को किस कीमत पे बेचना पड़ेगा? चिन्हित कीमत का मतलब होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है बच्चे। एमपी जिसको बोला जाता है। बोला गया एक घनाभ के 3 आसन फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी है। तो बोला गया है कि आयतन ज्ञात कीजिए घनाभ की। तो घनाभ में टोटल 6 सतह होता है, 3 सतह एक जैसा होता है, याद रखना है। 6 सतह होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। सतह का मतलब दीवार, 4 गो दीवार हो गया, एगो ऊपरे छत एगो नीचे फर्श, 6 हो गया। तो पढ़ना है टोटल 3। क्यों? जैसा छत है वैसा फर्श है, जैसा आगे का दीवार वैसा पीछे का दीवार, जैसा लेफ्ट का दीवार वैसा राइट का दीवार। तो पढ़ना है 3। तो 3 आसन फलक का क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो एक आसन फलक का क्षेत्रफल होता है एल बी, दूसरा आसन फलक का क्षेत्रफल होता है बी एच, तीसरा आसन फलक का क्षेत्रफल होता है एच एल। एल बी बी एच एच एल जो आप पढ़ते हैं 2 इंटू ये दूगो होता है, ई भी दूगो होता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया में आता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वही होता है। इसीलिए 2 को हमने कॉमन करके बाहर कर देते हैं, क्योंकि एक ही सरफेस 2 तरह होता है। इसीलिए हम जो है इस तरह से पढ़ेंगे बच्चे। अगर ये चीजें दिया रहे तो याद रखना कि घनाभ की आयतन जो होता है वो रूट अंडर में तीनों सतहों का क्षेत्रफल का गुणनफल, तीनों सतहों का
क्षेत्रफल का गुणनफल, गुणनफल यही होता है घनाभ की आयतन। तो घनाभ की आयतन तीनों सतह का क्षेत्रफल क्या है, A1 गुना A2 गुना में A3। ये कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन बोला गया 3 आसन फलक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब सतह का क्षेत्रफल दिया गया है AB BC CA। तो घनाभ की आयतन ज्ञात करें, तो आयतन क्या होगा, रूट अंडर तीनों सतहों का क्षेत्रफल का गुणनफल। पहला सतह का A, दूसरा सतह का B, तीसरा सतह का C है। यही हो गया ABC, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यही आंसर होगा, पावर में 1/2। ये 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट पावर रहे तो वो 1/3 हो जाता है। बोलिए हाँ या ना, ये याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तीनों सतहों का क्षेत्रफल दिया रहे और घनाभ की आयतन पूछ दे तो रूट अंडर तीनों सतहों का क्षेत्रफल का गुणनफल होता है। ये हमने जब बुक स्टार्ट किया था कॉमन पेपर और पीआरटी के लिए, तो आप तो 6 to 8 है, 9 to 10 है, वहां ये सब हम पूरा डिटेल में बताए कि सब आता कहाँ है, कैसे आता है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है भाई साहब, किसी भी लेवल का क्वेश्चन रहे, छोटा रहे या बड़ा रहे। बोला गया त्रिभुज DEF में भुजा EF E तक बढ़ाया, G तक बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज देखिए ये है DEF है, बोला गया है EF को G तक बढ़ाया गया है, और आगे बोला गया एंगल DEG DFG ये वाला एंगल ये कितना है, 110 डिग्री है। और बोला गया EF E से F ये बराबर है DF, ये दोनों बराबर है। आप जानते हैं, बोला गया है एंगल DEF इस एंगल की मान आप जानते हैं, एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर रहे तो दोनों कोण भी बराबर होता है। ये अल्फा, ये अल्फा, दोनों कोण भी बराबर होता है। एक त्रिभुज की अगर बाह्य कोण, अगर मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये दोनों के योग के बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अगर ये त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये इसकी बाह्य कोण है तो ये दोनों कोणों के योग के बराबर ये बाह्य कोण होगा। तो 2 थीटा बराबर में 110 डिग्री, तो थीटा बराबर में हो जाएगा 55 डिग्री, मतलब ये एंगल हो जाएगा 55 डिग्री, जिसकी मान पूछा गया 55 होगा। कितना होगा बच्चे, 55 होगा। अरे हाँ या ना, मेरे प्यारे बच्चों, आज स्टेट में हम लोगों ने धमाल मचाया, लेकिन ये शर्म की बात है, हमारे बिहार सरकार डूब मरो। क्यों डूब मरो, मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन भी एक इंसान ही होता है, उसे आप आदेश देते हैं लाठी चलाने की। अब निहत्थे बच्चों पे, हमारे स्टूडेंट पे, सभी बच्चे, शिक्षकों पे भी उसने लाठी चार्ज किया। ये कहाँ का नया है, गलत बात है। आज मैं बहुत गुस्से में हूं, सही बता रहा हूं, ये सिस्टम एकदम करप्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है बच्चे, सोचने वाली बात है। हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं। ये लोग, नेता लोग अपना जीत के अपना केवल देख रहा है। क्या हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, क्या इतना भी हक नहीं बनता है? क्या हम नौकरी मांग रहे थे? केवल पास होने की बातें हो रही थी कि हम TRE 4.0 में बैठ पाए, स्टेट दे ताकि हम जो है उसके लिए हम बैठ पाए। जो है गजब हाल बना के रखा है। ये पूरा बिहार की बात नहीं है। और करो तुम और लाओ, मोदी आएगा, सब कुछ होगा, यही होगा। रेलवे तो खत्म हो ही गया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम किसी के सपोर्टर नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी का सपोर्टर नहीं है। आपके घर में कोई नेता आ जाए, कुछ हो आ जाए, कुछ हो, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, आपके घर आपसे चलेगा। आप कितना बेहतर करते हो आपसे चलेगा, मेरा घर मेरे से चलेगा। कोई भी नेता बने उसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपका घर आपसे चलेगा। आप अपने घर के बारे में सोचेंगे। हम कोई नेता उता के पक्ष में नहीं रहते, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। ठीक है, ये तो बात है कि रेलवे सबसे बड़ा वैकेंसी, रेलवे भी हो गया। आप बच्चे अभी इधर TRE में आए हैं, TRE के वैकेंसी, अब इसमें भी बताइए वही हाल कर दिया है, आधा वैकेंसी मिलेगा। चलिए हम ज्यादा बात इस पे नहीं करेंगे, पढ़ाने पे फोकस करेंगे। आगे बोला गया यदि साधारण ब्याज की राशि की दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, तो आप मुझे बताइए कितना बढ़ा। तो सर जी 4.5% बढ़ गया। कितना बढ़ा,
4.5% बढ़ गया, 4 दूनी 8, एक 9/2% बढ़ा है। और क्वेश्चन के अनुसार टोटल आय कितना बढ़ा है, 9/2% मेरे अनुसार बना है। और क्वेश्चन के अनुसार 369 की वृद्धि हुई है, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, इसको काटेंगे 9 चौके 36, 1 41, 1% की मान हो जाएगा 82। आप जानते हैं 100% की मान होता है 8200। तो बताएंगे आंसर क्या होगा, सी का 8200। ये सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था। किसी बच्चे का कोई समस्या है तो बताएंगे। आगे आइए बच्चे, ध्यान देंगे। बोला गया एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है और 10 नए छात्र प्रवेश दिए जाते हैं, उसमें 10 छात्र आ जाते हैं तो औसत आयु 0.2 बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो बोला गया है कि छात्रों की औसत आयु, नए जो छात्र आए उनकी औसत ज्ञात करें। चाहो तो आप बेसिक से बना लो, चाहो तो आप एलिगेशन लगा लो, जैसे इच्छा करे वैसे कर लो, ठीक है। आप बेसिक से बनाओगे तो आप जानते हैं योगफल होता औसत गुना संख्या, 15 गुना 40 करेंगे तो 15 चौका 60, 600 होगा। 10 छात्र आ जाते हैं तो औसत में हमारा वृद्धि होता है 0.5 का, तो 15.2 हो जाता है। छात्रों की संख्या अब 10 बढ़ गया, 50 हो गया। सर जी ये उड़ जाएगा, ये कट जाएगा, तो सर जी 5 दूने 10, 15 पचे 75, 1 76, ये हो गया। सर जी 10 छात्र आने के बाद टोटल कितना की वृद्धि हुई, सर इसमें से इसको घटाएंगे तो 160 की वृद्धि हुई। सर 160 टोटल आया, सर औसत क्या होगा, टोटल नया विद्यार्थी लेकर आया 160, तो सर 10 बच्चे लेकर आया, एक बच्चे की क्या होगा 16 वर्ष, औसत हो जाएगा, एक पर औसत होता है 16 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन था, क्या एलिगेशन तेलिगेशन लगा, वो सिंपल ही बना लो ना गुना करके, ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया है बिंदु 2, 3, 5, 7 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये मुश्किल का क्वेश्चन है, आंतरिक भी है बाह्य भी है, किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब अंदर देखो कि अगर माइनस में आ जाए तो बाह्य विभाजित करता है, अगर प्लस में रेशियो आ जाए तो अंतः विभाजित करता है। इस बात को याद रखना है, इस बात को क्या रखना है बच्चे, याद रखना है। तो एक बात आप मुझे बताइएगा, ये रेखा है, हम अभी शुरुआत में मानकर चल रहे हैं कि अंतः विभाजित ही हो रहा है, इसी पे y अक्ष पे x 0 होगा, y किसी भी निर्देशांक पे अगर y अक्ष पे x 0 होता है और x अक्ष पे y 0 होता है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे मान लीजिए अंदर के ही डिवाइड कर रहा है। अभी तो मुझे पता नहीं बाहर होगा कि अंदर होगा, यहीं पे विभाजित कर रहा है, मानो m/n में। तो पहले x कोऑर्डिनेट को इधर गुना करो, y कोऑर्डिनेट को इधर गुना करो। तो सर जी इधर गुना करेंगे तो 2n होगा, इधर गुना करेंगे तो 5m होगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो m + n। अभी बिना हम जाने समझे बना रहे हैं, ये x कोऑर्डिनेट निकलता है और x कोऑर्डिनेट की मान क्या है तो 0 है। इसको इधर गुना करोगे तो 2n प्लस में 5m होगा, बराबर में 0 होगा। इसको इधर लेके जाइएगा तो ये 5m बराबर में हो जाएगा माइनस में 2n, तो m बटा में n, m n को इधर लाइए, हो जाएगा -2/3। माइनस का मतलब ये बाह्य हो गया, लेकिन बाह्य जाने के लिए आप डायरेक्ट 2:5 मत लिख दीजिएगा, बाह्य में इसको क्या करना है इंटरचेंज कर दीजिए। माइनस है क्योंकि बाहर के और डिवाइड करोगे तो 2:5 नहीं, ये n/m लिख दो, n/m, ये अनुपात भी आपस में चेंज कर दो तो 5:2 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा बच्चे, आंसर क्या होगा, सी होगा। अरे हाँ या ना, आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए माइनस आएगा तो बाह्य की ओर विभाजित करता है, प्लस आता तो अंदर की ओर विभाजित करते, प्लस में जो आ गया वही आंसर होगा, माइनस में इंटरचेंज कर देंगे बच्चे। आगे आइए, बोला गया 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। देखोगे मूलधन का ही CI - SI होता है
और 2 साल का एक एकदम टॉनिक मेथड बता रहे हैं आपको, 1 सेकंड में बनेगा, चाहे वो परसेंटेज मान उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी डिफिकल्ट रहे तो टेंशन नहीं लेना, कुछ भी रहे टेंशन नहीं लेना है। हम जैसे बता रहे 2 साल का, 3 साल का जब क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे, लेकिन 2 साल का कैसे करेंगे, तो जो इसकी परसेंटेज का फ्रैक्शन मान आएगा 1/20, इसी को 2 बार गुना कर देना है, 1/20 गुना 1/20, सीधा ये CI माइनस SI आ गया, और यही दिया गया है 1 रुपया, इधर गुना करोगे 2 दूनी 4, 400 रुपया, सीधा सीधा मूलधन आ गया 400, दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा 400 आ गया। ठीक है बच्चे, जिनको ऐसे नहीं आता है तो CI माइनस SI की फॉर्मूला होता है XY बटा 100%, तो X भी 5 है, Y भी 5 है, तो 5 गुना 5 करोगे बटा में 100 करोगे, परसेंटेज हटेगा 100, इसको काटोगे यही वाला चीजें नजर आएगा। आगे बोला गया है, कोई बच्चा इसको ऐसे भी पढ़े होंगे, CI माइनस SI रेट 1 रहे तो X² बटा 100%, कई सारा नियम है, हमने XY अलग अलग रेट रहता तो अलग अलग यूज करते, है ना, अलग अलग रेट रहता तो अलग अलग यूज करते। आगे बढ़ेंगे बच्चे, बोला गया है एक नाविक धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा, तो नाव की चाल x, धारा की चाल y, दोनों को घटा दिए। बोला गया 100 किलोमीटर की दूरी 16 घंटा में तय करता है, तो सर जी चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है, इतना बटा ये होगा, इतना बटा क्या होगा ये होगा, इसको काट देंगे बच्चे, इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, 25 ये हो जाएगा, तो सर जी विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। आगे बोलता है जबकि धारा के प्रवाह मतलब x प्लस वाई हो जाता है, ये हो गया बच्चे, जो कि 100 किलोमीटर उसी दूरी, समान दूरी को ही 10 घंटे में तय करता है, तो चाल बराबर में हो गया दूरी बटा समय, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा बताएंगे, इसको आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 10 किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब एक बात आप मुझे बताइएगा, पूछा क्या गया है, धारा की गति पूछा गया है, तो x की y, तो y पूछा गया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2y होगा, और इसमें से 40 में से 25 जाएगा, तो 40 में से अगर 25 जाएगा तो 15/4 होगा, इधर जाएगा, y बराबर में हो जाएगा 15/8। साथियों इसको अगर भाग देते हैं तो सर जी 8 इकाई 8 हो जाएगा, 8 इकाई यही वाला आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी, यही हो जाएगा आंसर, आंसर आपका यही हो जाएगा, 34 का ये हो गया। बोलिए किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बताएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, रात थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा जल्दी से हम आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आज थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे। बोला गया है सममित वितरण, सममित मतलब क्या होता है सिमेट्रिक इक्वल, बराबर वितरण, सममित वितरण का मतलब बराबर वितरण के लिए माद माध्यिका और बहुलक के बीच में क्या है अनुभवजनक की जो भी संबंध है वो बताइए। तो अगर इक्वल डिवाइड करोगे आप, इक्वल वितरण करोगे, इसका मतलब सममित मतलब होता है वही होता है इक्वल होता है, सिमेट्रिक का मतलब बराबर ही होता है। तो अगर बराबर कोई डाटा ले लीजिए, जैसे 5 लीजिए, 5 5 5 5 5, इसकी आप माध्यिका भी निकालोगे 5 ही आएगा, माध्य भी निकालोगे, औसत भी निकालोगे 5 ही आएगा, बहुलक जो बहुत बार आता है वो 5 ही होगा, तो आपस में सब क्या होगा बराबर होगा। लेकिन अगर सममित ना दिया रहता, सममित ना रहता तो माध्य माध्यक बहुलक के एक फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर में होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माद होता है, ये याद रख। सममित, अगर सममित वितरण रहेगा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो सीधा सीधा समझना माद बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, तीनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि समान डाटा अगर लोगे, समान समान बांटोगे तो सभी क्या होगा आपस में बराबर होगा। आगे बच्चे ये आपका किसका क्वेश्चन है, तो पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप के प्रश्नों में समान जीरो को कैंसिल आउट करते हैं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ए और बी, ए को 30 रुपए के साथ में बिजनेस में आया, बी 24 रुपए के साथ आया, फिर भी इसको काटेंगे, 6 चौके 6 पंचे 30, 6 चौके 24, ए का लाभ 5 हो गया, बी की लाभ 4 हो गया। बी का पूछा गया टोटल यहां से 5 4 9 रुपया का लाभ हो रहा है, क्वेश्चन के अनुसार 13,500, एक की मान कितना हो जाएगा 15 नम्मा 135 से
1500 हो जाएगा। साथियों बी का हिस्सा ज्ञात करें। बी का हिस्सा कितना, 4, 15 चौका 60, 6000। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए इससे स्पीड भी आपका बढ़ेगा। आप देखिए कि कितना कम समय में, क्या क्वेश्चन की लेवल कम है तो क्या हम एकदम आधा टाइम में बना पाते हैं, जितना समय दिया गया क्या उससे कम टाइम में बना पाते हैं। अटेंशन कि सर जा, ये तो हल्का क्वेश्चन आ गया। अरे गधा कहीं का हल्का और भारी सब रहता है एग्जाम में, आप उससे टाइम मैनेज करो ना, आप उस पर टेंशन ना ले, टाइम मैनेज कीजिए उसको। बोला गया 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात 3:4 है, मिल्क और वाटर है 3:4 है। मतलब मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे पानी मिलाए, मिल्क तो हमारा सेम ही है, मिल्क हमारा सेम है, तो अब बताओ कि कितना पानी मिलाए, एक पानी मिलाए। यहां से देख रहे 4 3 7 लीटर हमारा टोटल मिश्रण है, और क्वेश्चन के अनुसार 49 है, 7 बराबर 49 था, 1 बराबर कितना हो गया 7, तो 7 लीटर पानी मिलाया है। लेकिन बहुत सिंपल है, सही बात है, इजी है। हम पब्लिकेशन में ऐसे बोल दिए हैं कि लेवल थोड़ा सा हाई किया जाए, ठीक है, तो वो 1-2 सेट के बाद हो जाएगा बच्चे, आप परेशान नहीं होइएगा। लगे एक किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है, उसने 15 दिनों में काम किया। बोला गया है उसने 15 दिन काम किया, कौन, ए, और शेष काम को भी 30 दिनों में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम पूरा करते हैं तो पूर्ण हो जाए, तो कार्य कब पूरा होगा, यही ना, तो कार्य में पूर्ण हो जाएगा, कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा बताना है। अगर ए से करवाओगे तो 60 दिन में पूरा काम करेगा, लेकिन ए इस पे 15 दिन काम किया, तो 15 ए काम किया, शेष काम को भी 30 दिनों में किया, तो 30 भी काम किया होगा, ये भी टोटल वर्क हुआ, ये भी टोटल वर्क हुआ, आपस में दोनों क्या होगा, बराबर कर दिए। तो 15 को इधर लेकर आएंगे, 60 में से 15 जाएगा 45 ए, बराबर में 30 बी, इसको काटेंगे 15 तिया 45, 15 दूना 30, ये ए बटा बी, ये हो जाएगा 2/3। ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो सर जी अगर टोटल वर्क निकालना तो यहीं से निकाल लीजिए ना, टोटल वर्क, ये क्षमता आ गया। ए एक दिन में 2 काम, 60 दिनों में कितना करेगा, 60 दूना 2, 120 काम। बोला जाता है यदि मिलकर काम करे तो ए प्लस बी दोनों मिलेगा, 120 काम है, 3 और 2 5 काम के हिसाब से करेगा, तो 24 पंचे 120, 24 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा साथियों, बी होगा, 24 दिन लगेगा। आगे समझने की प्रयास करेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको चाहे तो आप गुना भाग करके बना सकते, कोई बहुत बड़ा सीरीज नहीं है। अगर इसी में बड़ा सीरीज देता तो आप फंस जाते। तो सर जी बड़ा सीरीज के लिए कुछ नहीं होता है, 1 कॉमन डिफरेंस और नीचे में 1 फर्स्ट नंबर माइनस में 1 लास्ट नंबर, ये होता है। सीरीज का नियम होता है कि जहां से शुरू हो वहीं से अंत हो, जहां से अंत वहीं से शुरू। जैसे 3 से अंत हुआ 3 पे, लेकिन इसमें 3 टर्म है। जैसे होता क्या है जनरली 2 गुना 3, आगे का टर्म जो होता है वो 3 गुना 4 होना चाहिए। ऐसे करके अगर सीरीज चलता है तो मजा आता है बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं है, सीरीज अगर 3 का रहे तो टेंशन नहीं लेना है। 1 कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे देखा जाता है 3 सीरीज में, ये 4 सीरीज में, तो लास्ट और इसमें लास्ट और सके फर्स्ट और लास्ट में कितना आया, 2 आया, सब जगह देखो 2 ही आएगा, सब जगह 2 ही आएगा। ले लिए 1 फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में इसमें क्या होगा, ये दोनों पहला को ये दोनों लोगे, मतलब 1 गुना 2 लोगे, माइनस लास्ट टर्म में क्या लोगे, तो लास्ट में ये दोनों को लोगे, तो 1 कितना 5 गुना 6, ये हो जाएगा सिंपल। तो 1/2 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 6 पंचे 30, 1/2 ये हो जाएगा कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 30, 30 ये हो जाएगा 15, 15 में से 1 जाएगा तो 14 घटाएगा 7, 7/30। आंसर क्या होगा, ए। आंसर होगा ए। जिनको नहीं समझ में आया उस सीधा सीधा गुना कर लोगे, 1/6, ये कुछ है थोड़ी, 3 दूनी 6 चौके 24, 24 हो जाएगा। ये होगा कितना, तो सर जी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 4 पंचे 20, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, इसको ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर जी,
सर जी 2 गुना 3 दूनी 6, यह तो 6 गुना 1 गुना 6। और छोड़ो रहने दो, इसको सॉल्व करोगे 120 आएगा, इधर उधर काटोगे यही आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना, आप ऐसे भी कर सकते, कर लीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन था। लास्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, लगा 200 मीटर की दूरी पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, इस और विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। सबसे पहले इस चीज को समझना है। मतलब पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से और दूसरी ट्रेन 30 किलोमीटर पर घंटा से 30 मीटर पर सेकंड से चलती है। बोला गया है तो कितने सेकंड के बाद ये लोग का मिलन एक दूसरे से हो जाएगा, मिलते हैं। तो समय बराबर में होता है, मान लीजिए समय बराबर में दूरी बटा चाल। दूरी कितना है तो 2000 मीटर है, दोनों को जोड़ देंगे 30 20 कितना होगा 50 मीटर, विपरीत दिशा से आ रहा है। समय बराबर दूरी बटा चाल, इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे 4, कितना हो जाएगा 40 सेकंड। 40 सेकंड के बाद मिलन हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी। चलिए आज की क्लासेस यहीं पे समाप्त होता है, रात भी काफ़ी हो गए, रात भी काफ़ी हो गया है ना। तो हम एक बेहतर कमेंट की उम्मीद करेंगे आपसे, और उम्मीद है कि आप एक बेहतर कमेंट आप उसमें करेंगे। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।